नमस्कार बच्चों। चलो आज हम 12th क्लास की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है इसका सेकंड लेक्चर करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस किस तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या जो किसी भी वस्तु को हमने चार्ज करना है तो वो चार्ज कितने तरीकों से की जा सकती है। तो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्ज होता क्या है, चार्ज किस तरह से जब वो रेस्ट में होता है तब वो बिहेवियर करता है, जब वो मोशन में होता है तब कैसा बिहेव करता है, या जब वो एक्सेलरेट कर रहा होता है तब वो क्या करता है। यहाँ हमने पढ़ा था। अब चार्जेस की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पे चार्जेस की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमें कूलम्ब्स लॉ करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए तभी हमें कूलम्ब्स लॉ समझ में आएगा। यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, तो चार्जेस हमने बताया था कि किसी भी वस्तु की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, वो विशेषता होती है जिसके कारण उसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं या दोनों बनते हैं। चार्जेस के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी जो हमने प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है कि जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे क्यू ये चार्ज है और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने कूलम्ब चार्जेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है हम यहाँ से कि एक एटम के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर के मल्टीपल के अंदर होते हैं। मतलब यदि या तो उसके अंदर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। कभी भी आधा नहीं होगा, डेढ़ नहीं होंगे। इस तरह से डिवाइड के अंदर चार्जेस नहीं होते हैं किसी भी एटम के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं चार्जेस क्वांटाइज्ड, और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी, जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड का मतलब है कि चार्ज जो होते हैं उनको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न तो उनको बना सकते हैं, और न उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, न तो इसको बना सकते हैं न इसको खत्म कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, बट इट कैन कन्वर्ट या इट कैन ट्रांसफर इनटू वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी के अंदर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर हमने +1 में पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और जैसे कि चार्जेस है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू इस तरह से होते हैं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनका 5 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, -3 कूलम्ब इस तरह से होते हैं, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। तो वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ डायरेक्शन भी हो, और उसके साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो। तब उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि वो एक वेक्टर, तब उस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एग्जाम्पल है फोर्स हो गया। फोर्स की डायरेक्शन होती है कोई ना कोई, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे कि हमारे पास क्वांटिटी आएगी इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें पता है करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। लेकिन वो फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होती है फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसको एल्जेब्रिक तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कोई मतलब नहीं है, वो फॉलो नहीं करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ क्या है, वो +1 के अंदर तुम पढ़ चुके हो क्या है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो चार्ज होता है हमारे पास, वो चार्ज किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस के ऊपर मिलता है। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज हमें नहीं मिलेगा। यदि कोई पूछे कि भाई इस कंडक्टर के अंदर इनसाइड चार्ज कितना है, तो इनसाइड जो चार्ज होगा वो 0 होगा,
क्यों होगा वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होगा। तो जितना भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है, कंडक्टर के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्जेस की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पढ़ो कि चार्जेस जो होते हैं वो चार्ज की यूनिट क्या होती है। यूनिट मतलब जिसके अंदर हम चार्जेस को मापते हैं, इकाई बोलते हैं जिसको। एक मेजरमेंट होता है जिसके अंदर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी। तो चार्ज की जो यूनिट होती है मेनली कूलम्ब होती है, ठीक है। कूलम्ब उसकी यूनिट होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन सी से होता है, ऐसे हम यूज करते हैं। एक और यूनिट होती है चार्जेस की, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इसको बोलते हैं स्टेट कूलम्ब। वो स्टेट कूलम्ब जो होता है मतलब एक कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। तो यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा कि कूलम्ब जो यूनिट है वो बड़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से। अब दूसरी हमारे पास तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको एब कूलम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। एब कूलम्ब होता है जैसे कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU, या हम कह सकते हैं कि 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम्ब, 10 कूलम्ब के बराबर होती है। तो बड़ी यूनिट ये है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं चार्जेस की। एक चार्ज की यूनिट SI यूनिट तो हो गई, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो यूनिट है जो मेनली यूज करते हैं वो कूलम्ब। एक और यूनिट होती है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है एम्पियर होवर। तो एम्पियर ओवर के अंदर क्या होता है, एक जो एम्पियर ओवर होती है वो 3600 कूलम्ब के बराबर होती है, ठीक है। एक एम्पियर ओवर 3600 कूलम्ब के बराबर होती है। और एक और यूनिट होती है हमारे पास फेराडे। वो भी चार्ज की एक यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, ये SI यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये और बड़ी यूनिट है, ये और बड़ी यूनिट है कूलम्ब मतलब चार्जेस की। तो चार्जेस की कुछ यूनिट है, इनको याद कीजिए कि क्या होता है। एक एग्जाम के अंदर भी पूछते हैं कि बताओ भी चार्ज की कौन सी यूनिट नहीं है, तो इनमें से 3 दे देंगे और एक अलग दे देंगे कोई भी, तो तुमने पता लगाना है कि कौन सी नहीं है। या ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिट है, तो फेराडे भी है, एम्पियर हावर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी है, कूलम्ब भी है, ठीक है। तो ये सारी चार्जेस की यूनिट है। अब चार्जेस हमने पढ़ लिया, हमें पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास कूलम्ब्स, उन्होंने चार्जेस की स्टडी की थी और चार्जेस की स्टडी करने के बाद एक नियम दिया था, एक लॉ दिया था। उन्होंने अपना नाम दे दिया और चार्ज की यूनिट भी अपने नाम के ऊपर ही दे दी, कूलम्ब्स, ठीक है। तो वो नियम क्या था, वो नियम ये था, उसने चार्जेस लिए 2 चार्जेस। तो मैं यहाँ पे एक प्लस का ले लेता हूँ, एक माइनस का ले लेता हूँ, कोई भी 2 चार्जेस ले लेते हैं, कोई भी 2। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है, ये है R, ये है Q1 और ये है Q2। Q को यहाँ पे जो Q है वो चार्ज है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, ठीक है। ये R है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरी, एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की दूरी R। और ये Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, कूलम्ब्स ने ये 2 चार्जेस लिए। सबसे पहले उसने ये देखा कि जब हम इस चार्जेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब इस चार्ज को हम बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से, चार्ज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो ये कुछ फोर्स लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इतने एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इतने एरिया के अंदर, ठीक है। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। और 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन,
हम ये बोलेंगे सीधा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में जब बढ़ेगा, कब? जब इस चार्जेस की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देंगे, चार्ज को और ज्यादा कर देंगे, इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगा तो ये चार्जेस को और ये वाला चार्ज इसको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करने का वो फोर्स होता है, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे कुलाम्स ने एक और तरीका या एक और एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, इस डिस्टेंस को उसने बढ़ा के देखा। मतलब ये r है, इसको 2r किया, 4r किया, इस चार्जेस को उठा के, इस चार्ज को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अब क्या होगा? अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो दोनों के बीच में कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं रहेगी इन दोनों की, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास दो मैग्नेट होती हैं, यदि हम उन दोनों मैग्नेट को नजदीक लेके आते हैं तभी वो चिपकती हैं, जब दूर लेके जाएंगे तो वो नहीं चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं उस मैग्नेट से, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो जैसे जैसे इस चार्जेस को दूर लेके जाएंगे, ये जो r है, ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की सेपरेशन है, अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो इसके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने एक मैग्नेट ली, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, मतलब वो मैग्नेट बड़ी कर ली, दूसरे वाली भी मैग्नेट बड़ी कर ली, तो अब क्या होगा? जो बड़ी मैग्नेट है तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बड़ा चार्ज यहाँ पे तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और अब क्या होगा? जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एक और ये दो। यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जब Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे, इस साइन का मतलब क्या होता है? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब ये होता है, जब इन दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इस चार्जेस को हम इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, जैसे ये 2 कूलाम था, इसको 4 कूलाम या 10 कूलाम कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये 1 के बटे में आ रहा है r, ठीक है, डिवाइड में ये, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम इसको ये बोलेंगे द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो जितनी हम इसकी सेपरेशन को बढ़ाएंगे उतना इसका जो फोर्स है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, या अगर हमने इस फोर्स को बढ़ाना है तो इसकी सेपरेशन को कम करना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा। यही हमारे पास कुलाम्स लॉ। और 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इससे हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मिलेगा Q1 Q2 इसकी वजह से, और डिवाइड बाय r²। यही है हमारे पास कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ की स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? कुलाम्स लॉ समझ में आया? और कुलाम्स लॉ की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इन दोनों का प्रोडक्ट है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फिर से बता देता हूं। The electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये जो नियम है, ये जो लॉ है, यही होगा कुलाम्स लॉ। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे एक लाइन लिखी। ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे एक लाइन लिख दी, दोनों को देख करके लाइन लिख दी, दोनों को 1 और 2 को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला आ गया। अब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, या प्रोपोर्शनल का मतलब है Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो लगने वाला जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं, या किसी मीडियम के अंदर रखे हैं, या किसी और, जैसे पानी के अंदर रखे हैं या ऑयल के अंदर रखे हैं, किसी भी चीज के अंदर रखे हो। तो ये जो फोर्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसके अंदर ये चार्जेस को रखा गया है, उस मीडियम के ऊपर। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करेंगे, जो कि ये निर्धारित करेगा कि वो दोनों चार्जेस है वो कहां पर रखे हुए होते हैं। तो हम उसको फॉर रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज सम कांस्टेंट,
तो एक कांस्टेंट है, हम k मान लेते हैं, तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट है, या ये हमारे पास फॉर्मूला है कुलाम्स लॉ का। यहाँ पे k क्या है, k कुलाम्स कांस्टेंट है, k कुलाम्स कांस्टेंट, और इस कुलाम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है k को हम ये 9 इंटू 10⁹ यूनिट कैसे निकालोगे, तो यूनिट +1 में हमने निकालने सीखी थी यूनिट कि ये है हमारे पास, जैसे k की यूनिट निकालनी है k की, तो फोर्स की यूनिट देखो k इज इक्वल टू क्या आएगा, F ये फोर्स रहा, R स्क्वायर इस तरफ डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में होगा, और Q1 Q2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में होगी Q1 Q2। तो अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है कुलाम्स, तो कुलाम 2 है, तो C-2 ये हो गई यूनिट k की, न्यूटन मीटर स्क्वायर और C-2 ये हो गई k की यूनिट। या k को हम एक जो कांस्टेंट है इसको हम लिखते हैं 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नोट है, ई नोट, यही होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस के अंदर दो चार्जेस रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ये हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे ये तो फ्री स्पेस है, फ्री के लिए हम कहेंगे 1 होगी। अगर किसी मीडियम के अंदर रखा हो तो उसके लिए ये खाली एप्सिलॉन नॉट हटेगा, खाली एप्सिलॉन लगेगा, कुछ इस तरह का साइन, ठीक है। और उसके लिए परमिटिविटी हम देखेंगे कि ये तो फ्री स्पेस के लिए है, वो किसी मीडियम के लिए कुछ अलग हो सकती है। तो जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उस फ्री स्पेस की, उतना इन दोनों के बीच में फोर्स कम लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक वाल है, ये एक दीवार है, ठीक है। दीवार मोटी होगी, ठीक है, यहां से एक पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट उतना ही कम होगा, ठीक है। उन दोनों के बीच में कांटेक्ट उतना ही कम होगा, जितनी ये दीवार थिन होगी, पतली होगी, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो यही है परमिटिविटी। और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट है, 4 ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो एप्सिलॉन की यूनिट निकालेंगे तो जो k की यूनिट थी वो एज इट इज पलट जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है k ऊपर है, तो इसको निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, k यहाँ पर जाएगा, तो k की जो यूनिट है उसको पलट देते हैं, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी n-1 m-2 और c2, ये यूनिट होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुलाम्स लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुलाम्स लॉ। और कुलाम्स लॉ के अंदर क्या होता है कि कुलाम्स लॉ को कई बार ये बोलते हैं कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, तुमने एक यूनिट वेक्टर लगा देना है, यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, और यहाँ पे इस r स्क्वायर की जगह यहाँ पे r कैप लगा दो, ताकि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाए, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुलाम्स लॉ हमने पढ़ा, कुलाम्स लॉ की डेफिनेशन, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद डेफिनेशन, फिर ये फॉर्मूला बनाया, और ये यूनिट और ये जो होते हैं वैल्यूज जो होती हैं वो याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम के अंदर जब तुम बैठोगे पेपर देने के लिए, तो उसके अंदर सबसे पहले इन यूनिट को ही दिए मिलेंगे कि भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, k की वैल्यू ये होती है, तो वहां पे मिलेंगी, ठीक है। तो कुलाम्स लॉ पढ़ने के बाद आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो परमिटिविटी हमने पढ़ा था, परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसके अंदर लगने वाले फोर्स को वो कम करती है, ठीक है। अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, अगर परमिटिविटी कम होगी तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि मान लो हमारे पास फोर्स है वैक्यूम के अंदर, ये फोर्स है वैक्यूम के अंदर,
तो ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के अंदर। तो फ्री स्पेस हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो कोई मीडियम है हमारे पास, ये मीडियम, और मीडियम के लिए क्या होगा 1/4 पाई, क्योंकि उसके लिए फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, लेकिन मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है ये कुछ अलग होगी। तो मैं खाली एप्सिलॉन लिखूंगा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्जेस की स्ट्रेंथ वही है और दोनों के बीच की सेपरेशन वही है, ठीक है। लेकिन ये किसी मीडियम के अंदर रखा हुआ है, मीडियम की कुछ परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस के अंदर रखा हुआ है, उसकी कुछ परमिटिविटी है। इसका मतलब है कि चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कम करने के लिए कुछ न कुछ है यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें पता है, जो कि फिक्स है। और इसी तरह उस मीडियम के अंदर भी कुछ है जो इन दोनों के चार्जेस, जो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर रहा है, तो इस परमिटिविटी को। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन दोनों का रेशियो होगा, मतलब फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन आर। इसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर, या इसी को हम लिखते हैं जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पहली चीज, डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, ये रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 से ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और जो एप्सिलॉन है ये पलट करके और ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। हम इसको के भी लिख सकते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, हम ये लिख सकते हैं, या परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रेशियो होता है, ठीक। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मान लो एक हमारे पास कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है, या रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, हमने ये लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है वैक्यूम के अंदर फोर्स या मीडियम के अंदर फोर्स या एप्सिलॉन, उसकी परमिटिविटी दे दी कि भाई एक हमारे पास मीडियम है, उसकी परमिटिविटी दे दी कि 5 है, उसकी परमिटिविटी 5 है, ठीक है। तो और फ्री स्पेस में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फ्री स्पेस में उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उस मीडियम के अंदर उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एप्सिलॉन की जगह 5 रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, फोर्स इन फ्री स्पेस के अंदर 5 न्यूटन लग रहा है, तो उस मीडियम में कितना लगेगा, ठीक है। या हमारे पास किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देते हैं, किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लो 5 दे देते हैं, और फ्री स्पेस में उसके अंदर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो उस मीडियम में कितना लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के, ये के है। तो के हमारे पास दे रखा है 5, मतलब इनका जो रेशियो है वो 5 है, और फोर्स फ्री स्पेस के अंदर भी 5 ही लग रहा था, तो उस मीडियम के अंदर कितना लगेगा, तो इस फोर्स इन मीडियम को यहां ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, तो फोर्स इन मीडियम, उस मीडियम के अंदर कितना फोर्स लगेगा 5 न्यूटन डिवाइड बाय 5, तो 5 पे 5 कैंसिल, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा उसके अंदर, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो उसके अंदर उस मीडियम में फोर्स देखें तो उस मीडियम में जो फोर्स होगा वो 5 न्यूटन का लगेगा, 5 न्यूटन का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।